प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनीष शंकर तिवारी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पीपरपानी, विकासखंड साईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर से, और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का भारत एवं समकालीन विश्व भाग 1, जिसके अंतर्गत हमारा अध्याय चल रहा है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति के माध्यम से ही यूरोप में समाजवाद का प्रवेश होता है। यह बात हमने अभी तक जिन अध्यायों को पढ़ चुके हैं उससे समझ में आती है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से अक्टूबर क्रांति हो या फरवरी क्रांति हो, इसके बाद में वहाँ पर क्या बदलाव आए। इन बदलावों को देखते हुए पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बोल्शेविक्स में, जिन्हें हम रेड्स कह रहे थे, और ग्रीन्स तथा वाइट्स के बीच में गृह युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। इसके बाद हमने देखा था कि बोल्शेविक्स ने उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे समाजवादी समाज का निर्माण, स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण, तथा अंत में हम देखेंगे रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। चलिए हम आरंभ करते हैं समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। जैसा कि पिछले अध्याय में आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया था। किस बात को लेकर? बोल्शेविकों द्वारा निजी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण किए जाने को लेकर। ग्रीन्स मतलब जो उदारवादी थे, और वाइट्स मतलब वो जो जार समर्थक थे, वे नहीं चाहते थे कि बोल्शेविक उद्योगों का, बैंकों का, खेती का राष्ट्रीयकरण करें, सामाजिकरण करें। लेकिन ये जो गृह युद्ध था बोल्शेविकों और नॉन बोल्शेविक्स के बीच, इसके बाद भी बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती करने की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। साथ ही जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। राजाओं के खेत, सामंतों के खेत, जमींदारों के खेत, इन खेतों को जब बोल्शेविक जब्त कर लेते तो उनको वे किसानों में बांट देते। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, किसानों में पट्टे बांटने का चलन चलता है कि राजनीतिक सरकारों के द्वारा। उसी तरह से बोल्शेविक सरकार ने निजी जो खेत थे उन खेतों को समाज को बांट दिया, समूह को बांट दिया। शासन के लिए केंद्रीय नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। बोल्शेविकों ने यह निर्धारित किया कि पूरे देश के आर्थिक विकास के लिए एक केंद्रीय सिस्टम बनाया जाए जो प्लानिंग कमीशन की तरह काम करे। जैसे हमारे देश में योजना आयोग हुआ करता था, वर्तमान में नीति आयोग है जो सारे देश के आर्थिक विकास एवं नियोजन की कार्यवाही करता है ना। ठीक उसी तरह से रूस में, वहाँ पर उस दौर में केंद्रीय नियोजन की व्यवस्था लागू की गई, और अफसर उन बैठकों में, प्लानिंग कमीशन की वर्कशॉप्स में इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है, रूस के लिए अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ सकती है, आर्थिक विकास कैसे हो सकता है, इसके लिए क्या नियोजन किया जाए। और इस आधार पे वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाना आरंभ कर दी। हमारी पंचवर्षीय योजना 1950 के बाद लागू हुई। ये प्लान जो है हमने इसी रूस मॉडल से लिया था। रूस में भी इन्होंने क्या किया? रूस में देश के आर्थिक विकास और नियोजन के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना आरंभ कर दी। इसके लिए अलग अलग अफसरों की नियुक्ति की गई और 5-5 साल के लक्ष्य तय किए जाने लगे कि इन 5 सालों में हमको किस क्षेत्र में क्या लक्ष्य हासिल करना है। पहली 2 योजनाओं में, जो 1927 से 1932 तक, और दूसरी योजना 1933 से 1938 के दौरान, यह लक्ष्य तय किया गया कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। कीमतों में वृद्धि ना हो, इस बात का ध्यान दिया गया। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली, और सरकार ने जब ये प्रयास किए तो 1927 से 1938 तक 10 सालों के बाद में जब आकलन किया गया तो
देश के आर्थिक विकास को मानो पंख लग गए हों। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के ही बीच अगर हम देखें तो तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। मतलब सरकार जब बदली, बोल्शेविकों ने सामाजिकृत व्यवस्था के अंतर्गत काम करना आरंभ किया, तो वहाँ पर एक नया जोश था, एक नई उमंग थी और उस जोश में लोगों ने बहुत शानदार काम किया। पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्लानिंग का काम था, उस प्लानिंग में जो लक्ष्य तय किए गए थे, उन लक्ष्यों को 100% हासिल कर लिया गया। जैसे तेल के क्षेत्र में, कोयले के क्षेत्र में, स्टील उत्पादन के क्षेत्र में। और जब यह प्रगति हुई तो नए नए शहरों में भी, नए नए कस्बों में उद्योगों की स्थापना की गई और इस तरह से नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आने लगे। मगर इसका एक नुकसान भी हुआ, इसका एक स्याह पक्ष भी सामने आया। वो ये था कि तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। निर्माण कार्य को तेजी से किया जाए, क्वालिटी के साथ किया जाए, बहुत अच्छा किया जाए, कम समय में ज़्यादा काम करने का जो दबाव था, उसने मजदूरों के मनोमस्तिष्क पर अलग तरह का प्रभाव डाला और कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्निटोगोर्स्क जो शहर था, वहाँ पर एक स्टील प्लांट स्थापित करना था। उसके निर्माण कार्य को 3 साल के भीतर पूर्ण कर लिया गया। यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था समाजवादी सरकार के लिए, बोल्शेविक सरकार के लिए। लेकिन हुआ क्या, इस दौरान मजदूरों को बहुत सख्त ज़िंदगी से गुजरना पड़ा। लगभग पहली ही साल में 550 बार काम रोका गया, क्योंकि मजदूरों को अनेक तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता था। रिहायशी क्वार्टर्स में जाड़ों में, मतलब ठंड के दिनों में, शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़ कर जाते थे। मतलब लिमिटेड समय में, निर्धारित समय में काम करने का दबाव ऐसा था कि जो रिहायशी क्वार्टर्स में मजदूर रहा करते थे, वर्कर्स रहा करते थे, वहाँ से लोगों को चौथी मंजिल से उतरकर टॉयलेट करने के लिए दौड़ लगाकर जाना पड़ता था और वहाँ से फ्री होकर फैक्ट्री पहुँचना पड़ता था। इतनी सख्त जीवनचर्या उन मजदूरों की उस दौरान हो गई थी। इसके अलावा बोल्शेविक्स ने एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए। जहां पर महिला कामगार काम करती थी, वहां पर बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में ही बालवाड़ियों की स्थापना की गई, उन्हें खोल दी गई। बोल्शेविकों ने न केवल मजदूरों से तीव्र गति से कम समय में काम करने की अपेक्षा रखी, अपितु उनके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आरंभ की। फैक्ट्रीज में, मेस में खाना खाने की व्यवस्था की गई, सामूहिक रूप से लोग एक साथ बैठकर खाना खाते। एक शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। उस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत फैक्ट्री के जो कामगार थे, जो किसान थे, उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिया गया ताकि वे काम का कौशल हासिल कर सकें और बहुत अच्छे वर्कर साबित हो सकें। महिलाओं को भी, चूंकि वे बच्चों की देखभाल में अधिक समय बीतता था, तो उन्होंने क्या किया, महिलाओं के साथ जो बच्चे आते थे फैक्ट्रीज में, उन बच्चों की देखभाल के लिए कारखानों में ही बालवाड़ियां खोल दी गईं। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक से नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। अपेक्षाएं और सपने बड़े बड़े थे, लेकिन उन अपेक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, जो उस बोल्शेविक सरकार के लिए जुटाना संभव नहीं हो पा रहा था। सरकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं। मजदूरों को रहने के लिए रिहायशी मकान बनाए गए। जैसा कि अपन ने पिछले अध्याय में देखा कि जो बड़े बड़े मकान थे, उन मकानों में मजदूरों को रहने के लिए व्यवस्था की गई। मकान मालिकों को बोला गया कि आप अपने लिए एक छोटा हिस्सा देख लो जहां पर आप रह सकते हो, जहां पर आपका गुजारा हो सकता है। शेष मकान मजदूरों के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। ये सारी कोशिशें की गईं, लेकिन नतीजे एक जैसे पूरे रूस में नहीं आ पाए। ऐसा क्यों? जहां पर रूसी राजधानी थी, जहां पर बोल्शेविक सरकारों का ज़्यादा दबदबा था, जहां पर बोल्शेविक कार्यकर्ताओं का जोश हाई था, वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई, वहाँ पर तो ये कोशिशें कामयाब होने लगीं। लेकिन
उन जगहों पर जहां पर सरकारी संसाधन उपलब्ध नहीं थे या सीमित थे, वहां पर मजदूरों की स्थिति में बहुत क्रांतिकारी सुधार नहीं आया जैसा कि अपेक्षा की जाती थी। अब हम देखते हैं कि जब मजदूरों में इस तरह का सुधार नहीं आ पाया, उनकी जीवनचर्या में ये चीज़ परिवर्तित नहीं हो पाई, परिलक्षित नहीं हो पाई, तो क्या होता है? तब स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण अध्याय के अंतर्गत हम देखते हैं कि स्टालिन, लेनिन के जाने के बाद एक नया नेता स्टालिन रूस की सत्ता पर काबिज हुआ और उसने एक नया सिद्धांत दिया, सामूहिकीकरण का सिद्धांत। चलिए हम देखते हैं स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण को। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर पहली बार तबाही जैसे शब्द का उपयोग इस पाठ्यक्रम में किया जा रहा है। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर मतलब जो केंद्रीय नियोजन किया जा रहा था अफसरों के द्वारा, उसमें एक चीज जोड़ी गई थी कि खेती का सामूहिकीकरण किया जाए। लेकिन खेती के सामूहिकीकरण से एक नई तरह की तबाही जुड़ गई। हुआ क्या कि 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। जब संकट पैदा हो गया तो सरकार ने अनाज की कीमतें तय कर दी। अब हुआ क्या कि सरकार द्वारा तय कीमतों से ज़्यादा कीमत पर कोई भी अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसानों ने सरकार की इस योजना का विरोध किया। उन्होंने उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने से मना कर दिया। वे इस कीमत पर अनाज बेचने को तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाली स्टालिन ने। स्टालिन इस स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हुआ। स्टालिन को लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं, उन्होंने अनाज की जमाखोरी करके रखी है। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। इसलिए 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। अब एक नया शब्द आता है, कुलक। कुलक किसे कहा जाता है? तो रूस में जो संपन्न किसान हुआ करते थे उन्हें कुलक कहा जाता था। हमारे देश में कुलक जमींदारों को कहा जा सकता है, मतलब वे किसान जो संपन्न हैं, जमींदार की तरह हैं, बड़े किसान हैं, उनको रूस में कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो एक नया निर्णय लिया गया। कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे गए, किसानों से ज़बरदस्ती अनाज खरीदा गया। इसके बावजूद भी रूस में अनाज की कमी बनी रही। तब स्टालिन ने फैसला लिया कि अब खेतों का सामूहिकीकरण किया जाएगा। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं और 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी। भाई, ज़मीनें किसानों को सौंप दी गई थी, किसानों की संख्या बहुत अधिक थी, तो ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई थी। तो स्टालिन की सरकार ने यह तर्क दिया कि चूंकि ज़मीन छोटी है, वहाँ पर खेत छोटे हैं, इसलिए अनाज का उत्पादन बहुत अधिक नहीं होता। इन खेतों को एक बड़े रकबे का एक सामूहिक खेत में तब्दील किया जाना आवश्यक है। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे बंटवारे के बाद, जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता, ये मानना था स्टालिन की सरकार का। अब अगर खेतों को आधुनिक तरीके से विकसित करना है, उन्हें मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती से जोड़ना है, तो ये सब करने के लिए कुलकों का सफाया करना और किसानों से ज़मीन छीनना तथा राज्य नियंत्रित अर्थात सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। स्टालिन ने यह कहा कि अनाज के अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए खेतों का आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक है। खेतों में मशीनों का प्रयोग किया जाना जरूरी है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब खेत बड़े हों, विशाल हों। खेत बड़े और विशाल तब होंगे जब खेतों का सामूहिकीकरण किया जाएगा, अर्थात 2-2 एकड़ के 10 किसान यदि अपने अपने खेतों में आधुनिकीकरण करते हैं तो यह संभव नहीं है। इसलिए एक काम किया जाए कि 2-2 एकड़ के 20 किसानों का एक बड़ा खेत बना दिया जाए। इस तरह से 40 एकड़ का खेत बन जाएगा। इस 40 एकड़ के खेत में ये सारे 20 किसान एक साथ काम करेंगे। तो इस तरह से सरकारी नियंत्रण वाले विशाल खेतों का निर्माण कर दिया गया।
कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स भी यही चाहते थे, जैसा कि हमने शुरुआती अध्यायों में देखा था। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण का कार्यक्रम आरंभ हुआ। 1929 से पार्टी के सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश जारी कर दिया। पार्टी के अंतर्गत जो किसान थे उनको कौल खोज में जुटा दिया गया। कौल खोज मतलब सामूहिक खेती, मतलब छोटे छोटे किसानों का एक समूह तैयार करके एक बड़ा खेत तैयार करना। उस बड़े खेत में वे किसान एक साथ मिलकर काम करते। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। जो सामूहिक रूप से खेती करते थे उनको सुविधाएं भी प्रदान की जाने लगी, जमीनों में प्रयुक्त साजो सामान उपलब्ध कराए जाने लगे। सभी किसान सामूहिक खेतों में काम करने लगते थे और जब इससे उत्पादन होता, इस उत्पादन से मुनाफा होता, तो उस मुनाफे को सभी किसानों के बीच में बांट दिया जाता था। इस तरह से स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस फैसले के खिलाफ किसान गुस्से में आ गए। उन्होंने सरकार का विरोध आरंभ कर दिया और इस विरोध को प्रकट करने के लिए किसानों ने अपने जानवरों को खत्म करना आरंभ कर दिया और 1929 से 31 के बीच 2 सालों में ही रूस में मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। जब किसान इसका विरोध करते तो सरकार सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को पनिश्ड करती, सख्त सजा देती और सजा के रूप में बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया, उनको देश से भगा दिया गया। लेकिन जो सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसान थे वे कहते थे, हम ना तो अमीर हैं साहेब, ना ही हम समाजवाद के विरोधी हैं हुजूर, लेकिन ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से हम सामूहिक खेती पर काम नहीं करना चाहते। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसान की व्यवस्था को जारी रहने की अनुमति दे दी। उसने कह दिया कि हाँ, सीमित स्तर पर कुछ किसान यदि चाहते हैं, जिनके पास बड़े खेत हैं, वे सामूहिक खेती से हटकर काम कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह रहेगी कि ऐसे किसानों को किसी भी तरह की सरकारी मदद उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सामूहिकीकरण के इस कार्यक्रम के बावजूद भी नाटकीय ढंग से जो वृद्धि उत्पादन में होना थी वह वृद्धि नहीं हो पाई, बल्कि 1930 से फसल खराब हो गई और सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ गया, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। मतलब अगर हम ये कहें कि रूस में जो भूमि का पुनर्वितरण था, पुनर्वितरण के बाद भूमि का सामूहिकीकरण हुआ, इन सारे प्रयासों के बावजूद भी रूस में भयंकर अकाल पड़ा और 40 लाख से ज़्यादा लोग इस अकाल की भेंट चढ़ गए। पार्टी में बहुत सारे लोग इस नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। अब स्थिति यह हो गई थी कि बोल्शेविक पार्टी में ही स्टालिन के प्रयासों का लोग विरोध करने लगे, उसकी आलोचना करने लगे। स्टालिन ने और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। जैसे लोकतंत्र की या गणतंत्र की स्थापना के लिए रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन ने गणतंत्र के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया था। ऐसे ही यहाँ पर स्टालिन ने किया कि स्टालिन की सरकार की कोई आलोचना करता तो उसको स्टालिन अपनी सरकार की आलोचना के रूप में न लेकर समाजवाद की आलोचना के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा देता। देश में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगा दिए गए। सन 1939 तक आते आते लगभग 20 लाख लोगों को या तो जेलों में डाल दिया गया या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। उन भेजे गए लोगों में ज़्यादातर लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कभी कोई अपराध किया ही नहीं था, लेकिन उनकी सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों से तो यातनाएं दे देकर उनसे झूठे बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के खिलाफ साजिश में हिस्सा लिया है और उस झूठी लिखावट के आधार पर उनको मार डाला गया। मार डाले गए लोगों में अनेक प्रतिभावान और प्रोफेसर पेशेवर लोग भी हुआ करते थे। अर्थात रूस में समाजवाद का विद्रूप चेहरा अब धीरे धीरे करके सामने आने लगा था। स्टालिन एक तरह से तानाशाह के रूप में काम करना आरंभ कर चुका था। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको समझा। अब हम आगे देखते हैं कि रूसी क्रांति का और सोवियत संघ का वैश्विक पटल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम इसको देखते हैं तो पाते हैं
कि बोल्शेविकों ने जिस तरह से सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थीं। आप लोग भी ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आपको लगता होगा कि समाजवाद के नाम पर बोल्शेविकों ने जिस तरह से तानाशाही वृत्ति अपना ली थी, उस अपनी बात को मनवाने के लिए लोगों को मार तक डाला था। ऐसी स्थिति को देखते हुए, ऐसी शासन व्यवस्था को देखते हुए यूरोप में भी बहुत सारी समाजवादी पार्टियां थीं, वे इस कार्यशैली से सहमत नहीं थीं। लेकिन हाँ, उनको ये चीज़ अच्छी लगी कि मेहनतकशों की स्थापना, मेहनतकशों के राज्य की स्थापना संभव हुई है। दुनिया भर के लोगों में इससे एक नई उम्मीद जगा दी कि जब रूस में मजदूरों की, किसानों की सरकार बन सकती है तो बाकी दुनिया में क्यों नहीं। बहुत सारे देशों में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कांग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न, बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ था जिसे कॉमिंटर्न कहा जाता था, उसमें हिस्सा लिया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्क ऑफ द ईस्ट में शिक्षा प्रदान की गई। इस प्रकार बोल्शेविकों ने अपने उपनिवेशों में और उपनिवेशों के अलावा अन्य पड़ोसी राज्यों में, अन्य यूरोपीय राज्यों के लोगों को भी कम्युनिस्ट विचारधारा को समझने के लिए, सीखने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्क ऑफ द ईस्ट की स्थापना की और उसमें शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। 1939 आते आते समाजवाद पूरी दुनिया में, 1939 अर्थात 20वीं सदी का मध्यांतर आ रहा था। मतलब इस 20वीं सदी में, जैसा कि हमने पाठ के आरंभ में देखा कि 20वीं सदी में सोवियत संघ के कारण समाजवाद एक वैश्विक पटल पर अपनी पहचान ही नहीं, अपनी एक हैसियत बना चुका था। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप तो नहीं है। समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। समाजवादी आंदोलन मतलब प्रथम इंटरनेशनल, द्वितीय इंटरनेशनल और इसके बाद तृतीय इंटरनेशनल भी हुआ था, जो पूरी दुनिया का समाजवादी आंदोलनों के केंद्र थे। इनका एक महासंघ था, यूनियन ऑफ यूनियंस था। वे लोग भी ये मानने लगे थे कि रूस में जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित की गई है, सोवियत संघ स्थापित किया गया है, वहाँ पर जो शासन व्यवस्था चल रही है वह उस व्यवस्था के, वह उस आदर्श के अनुरूप तो बिल्कुल नहीं है जिस आदर्श के नाम पर रूसी क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति फिर याद कीजिए। रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन ने गणतंत्र की स्थापना के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की थी। लेकिन यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व महिलाओं के लिए नहीं थी, गरीब गुरबों के लिए नहीं थी, नेशनल असेंबली के साथ में। उसी तरह से यहाँ पर भी ये बात आती, यहाँ पर समाजवादी आंदोलन स्थापित हुआ। रूसी क्रांति के बाद में जो आदर्श स्थापित किए गए थे, उन स्थापित आदर्शों के अनुरूप यहाँ पर सरकार ने काम नहीं किया और लगभग तानाशाही वृत्ति अपना ली। लोगों को प्रताड़ित किया जाने लगा और समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोगों को ये लगने लगा कि सोवियत संघ में सब कुछ वैसा नहीं चल रहा है जैसा कि एक समाजवादी देश के साथ में अपेक्षा की गई थी। समाजवाद की स्थापना के साथ एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था। उसके उद्योग और उसके खेती विकसित हो चुके थे। गरीबों को भोजन मिलने लगा था। अब कोई वहाँ पर भूखा नहीं सोता था। लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। जो स्वतंत्रता मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही थी। विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। मतलब बोल्शेविक्स पार्टी या समाजवादी सत्ता जो थी वह साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, लेकिन देश का विकास हो समाजवादी सत्ता के झंडे के तले हो। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल तो हुई, लेकिन वह प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई।
हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया। रूस की जब समाजवादी सत्ता की कार्यशैली देखी तो लोगों को लगा कि इस तरह की समाजवादी व्यवस्था नाकाफ़ी है। रूसी समाजवादी सत्ता को, उसकी व्यवस्था को देखने के बाद विभिन्न देशों ने अपने देश में समाजवाद की स्थापना के बारे में जो विचार किया वह उस तरह का नहीं था। अब समाजवादी विचारधारा के लोग अपने देशों में समाजवाद स्थापना के लिए पुनर्विचार करने लगे। वे अपने देश की परिस्थिति, देश काल और व्यवस्थाओं के अनुरूप, उसके सामाजिक ढांचे के अनुरूप ही समाजवाद की स्थापना के बारे में सोचने लगे। जैसे हमारा देश भारत, यह भी एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन हमारी जो समाजवादी व्यवस्था है वह रूसी समाजवादी व्यवस्था से बहुत अलग है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि रूसी क्रांति हुई, रूसी क्रांति के बाद में क्या परिवर्तन हुआ और देश ने, उस रूसी क्रांति ने विश्व, यूरोप और सारे विश्व पर क्या प्रभाव डाला। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है, कुलक कौन थे? दूसरा प्रश्न, रूस के संदर्भ में कोलखेज क्या था? प्रश्न क्रमांक 3, रूस की राजधानी के अलग अलग नामकरण किए गए थे, वे नाम क्या क्या थे? आपको लिखना है। चौथा, स्टालिन कौन था? पांचवा प्रश्न, स्टालिन ने कौन सा सिद्धांत दिया? इस प्रकार इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें, अपने विषय शिक्षक से उसकी जांच कराएं। विद्यालय जो आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए पहुंचते हैं, उस 1-2 घंटे में अपने शिक्षक से सारे डाउट्स को क्लियर कर लें। साथ ही जो जन आंदोलन है कोविड के खिलाफ, उस जन आंदोलन का हिस्सा बने और कोविड से बचाव के लिए अपनी बातें आस पड़ोस के लोगों को, घर में माता पिता को, सभी को बताएं। इस प्रकार आप लोग सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।